विद्यार्थियों, आज हम बात कर रहे हैं 904 पेपर की, जिसका विषय है आपका शाल्य संस्कृति, नेतृत्व एवं शिक्षक विकास। शाल्य संस्कृति का मतलब हो गया आपके विद्यालय की संस्कृति, उसका नेतृत्व और उसमें जो शिक्षक का विकास है, उससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस आते हैं 904 में, उसको हम देखने वाले हैं। और जैसा कि मैं आप बता चुका हूं, आपको हर बार बताता रहता हूं कि 901, 902, 903 आपका ऑलरेडी अपलोड कर दिया गया है। 904 आप देख रहे हैं, लेकिन इनमें जो क्वेश्चंस होते हैं ये इंटर रिलेटेड होते हैं, ध्यान रखना। कोई ना कोई क्वेश्चन आपको यहाँ पे देखने को जरूर मिलेगा, या तो 901 से उठाएगा, 902 से भी उठाते हैं, 903 से भी उठाते हैं, 904 में दे देंगे। और इसी तरह से आपका 901 का क्वेश्चन 902 में देखने को मिल सकता है। इसी तरह 901 और 2 का क्वेश्चन 903 में आपको देखने को मिल सकता है। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। चलिए स्टार्ट करते हैं, अपने सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। सारे प्रश्न देखेंगे, छोटे से बड़े तक के, और सारे प्रश्नों को अच्छे तरीके से आपको तैयार करना है। यहाँ पहला जो क्वेश्चन है, एक प्रबंधक की छवि होनी चाहिए। तो प्रबंधक की जो छवि है वो कैसी होनी चाहिए? ये कभी आपका रिक्त स्थान बनता है, कभी आपका ये एमसीक्यू बनता है, कभी ये वन वर्ड बना दिया जाता है। तो क्वेश्चन कैसा भी घुमा के दे सकता है, आपको आंसर्स अच्छे तरीके से याद होने चाहिए। तो एक प्रबंधक की छवि जो है वो मेल जोल और भागीदारी की होनी चाहिए। इसके बाद जो अगला है आपका प्रश्न, इसमें पूछा गया विद्यालय प्रशासन का तत्व है। तो विद्यालय प्रशासन का मेन तत्व जो है, मुख्य तत्व, वो है नियोजन, ठीक है, जिसको हम प्लानिंग बोलते हैं। राष्ट्र का निर्माता जो है वो कौन कहलाता है? तो वो है हमारा शिक्षक। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, शैक्षिक प्रकाशन का मुख्य कार्य जो है क्या होता है? तो शैक्षिक प्रकाशन का मुख्य कार्य, ठीक है, यहाँ पे विद्यालय प्रकाशन का तत्व बोलिए या शैक्षिक प्रकाशन का मुख्य प्रशासन का मुख्य कार्य जो है वो भी नियोजन यानी कि प्लानिंग होता है। पुस्तकालय से छात्रों का जो है कैसा विकास होता है? सर्वांगीण विकास होता है, यानी पूर्ण विकास जो है होता है। प्रधानाचार्य का कक्ष समीप समीप में होना चाहिए। किसके समीप में होना चाहिए? तो कार्यालय के, जहां पे भी विद्यालय है या कार्यालय है उसके समीप में होना चाहिए। विद्यालय में मूत्रालय और शौचालय होना चाहिए। तो ये प्रयोगशाला के पास होना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद में एनसीईआरटी का नाम जो है वो क्या है? तो इसको बोलते हैं राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, ठीक है। अगला जो प्रश्न है, शैक्षिक प्रशासन का संबंध मुख्यतः खालिस्तान से होता है तो शिक्षा से होता है। यहाँ पे खालिस्तान का क्वेश्चन है ये। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, करिकुलम शब्द की उत्पत्ति खालिस्तान से हुई है। तो लैटिन शब्द के क्यूरेरे शब्द से हुई है। तो यहां पर आपको ध्यान रखना, लैटिन शब्द के क्यूरेरे शब्द से हुई है। इसको इंग्लिश में आप इस तरह से लिख सकते हैं। अगला जो प्रश्न है, पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाएं खालिस्तान पर आधारित होती हैं। तो ये क्रिया रुचि और नियोजन के सिद्धांत पर आधारित होती हैं। तो पूरा का पूरा फिलअप में जो है आप ये भरेंगे। आपका 1 नंबर में भी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पाठ्यक्रम सहगामी की क्रियाएं किस पर आधारित होती हैं? तो क्रिया रुचि और नियोजन के सिद्धांत पर आधारित होती हैं। साहित्यिक पाण्य सहगामी क्रिया है तो कैसी है? ये वाद विवाद एवं कविता प्रयोगिताएं हैं, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है पूछा गया है, शिक्षा ही राष्ट्रीय एकता का आधार है। यह कथन किसने दिया था? तो यह कथन जो है नेहरू जी का है। अगला जो प्रश्न है, आंग्ल भाषा संस्थान भोपाल की स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी सन 1964 में। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। और याद रखिएगा, प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चंस हैं, प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चंस हैं, उनको आपको पढ़ लेना है। कम से कम आप 2019 से लेकर के 2019, 20, 21, 22 के क्वेश्चंस को अच्छे तरीके से पढ़ लेंगे। आपका रिजल्ट 100% परिणाम का होगा। 100% रिजल्ट के लिए आप ये जरूर करेंगे। हमेशा मैं आपको बताता रहता हूँ, ध्यान रखना, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर जरूर पढ़ना। सभी की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी अवेलेबल है, और जो भी ये वीडियो खत्म होगा तो भी आपको प्लेलिस्ट की लिंक यहीं पर वीडियो के सामने ही दिखाई देगी, उसको आप ओपन कर सकते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, महानगर पालिका प्रमुख को क्या कहते हैं? तो महानगर पालिका के जो प्रमुख होते हैं उनको हम मेयर कहते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है, राज्य शिक्षक सलाहकार मंडल की स्थापना कब हुई? तो इसकी स्थापना वर्ष 1973 में की गई थी। चलिए अब अगला क्वेश्चन जो पूछा गया उसकी बात करते हैं। भारतीय शिक्षा तंत्र की संरचना के कितने स्तर हैं? तो भारतीय शिक्षा तंत्र के संरचना के स्तर जो हैं वो 3 स्तरीय या 3 टायर बोलते हैं इसको।
इसके बाद में राज्य शिक्षक प्रशिक्षण मंडल मध्य प्रदेश की स्थापना जो है कब हुई थी? ध्यान रखिएगा आप, जो है यहाँ पे ये भोपाल वाला भी क्वेश्चन मध्य प्रदेश का ही है और यहाँ पर जो है ये भी मध्य प्रदेश का ही है। तो ये जो है राज्य शिक्षक प्रशिक्षण मंडल की स्थापना जो है 1967 ईस्वी में हुई थी। ध्यान रखना है, ज्यादा अंतर नहीं है, बस 3 सालों के बीच में इन दोनों की स्थापना की गई थी। भारत में स्थानीय स्तर की शिक्षा प्रणाली के बारे में लिखिए। अगर आपसे स्थानीय स्तर की शिक्षा प्रणाली के बारे में बोलता है लिखने के लिए, तो स्थानीय स्तर की शिक्षा प्रणाली में जिसमें महानगर पालिका आ जाती है, ठीक है, जिसको कॉर्पोरेशंस कहते हैं, इसके जो संबंधित कर्मचारी है उनको हम डिप्टी मेयर और मेयर के नाम से जानते हैं। इसके अलावा जो दूसरा इसका शिक्षा प्रशासन के बारे में हम बात करें, तो यहाँ पर जो है स्थानीय शिक्षा स्तर की शिक्षा प्रशासन की बात करें तो इसमें नगर पालिका शामिल होती है, जिसमें सिटी बोर्ड्स को हम जो है डिनोट करते हैं, जिसमें प्रेसिडेंट होते हैं। इसके बाद आ जाता है जिला परिषद। तो जिला परिषद में जो है अध्यक्ष होते हैं जो कि हेड होते हैं। और उसके बाद में आते हैं सबसे लास्ट में ग्राम पंचायतें, जिसमें सरपंच या सचिव खड़े होते हैं। तो ये सारे के सारे आपको ध्यान रखने हैं, अच्छे तरीके से याद करना है क्वेश्चनों को। अगला जो क्वेश्चन पूछा गया है, इसमें पूछा गया है प्रधानाध्यापक की प्रशासनिक व शिक्षण संबंधी दायित्व आपको बताने हैं। तो देखिए, सबसे पहला दायित्व जो है प्रशासनिक भूमिका एवं दायित्व होता है, प्रशासन से संबंधित होता है, जो भी प्रशासन है, जो भी स्कूल है, उसके संबंधित होता है। शिक्षण व्यवस्था से संबंधित दायित्व होते हैं कि शिक्षण कैसी व्यवस्था चल रही है उसकी देखभाल करना और समय समय पर उसकी फीडबैक लेना। शिक्षकों से संबंधित दायित्व यानी कि कौन सा शिक्षक कैसा कार्य कर रहा है शाला के अंदर, ये जो है इसको पता होना चाहिए। प्रधानाध्यापक ये सब जो है इसके उत्तरदायित्व होते हैं। छात्रों से संबंधित दायित्व भी होता है, कभी कभी छात्रों से ये लोग फीडबैक लेते हैं ताकि इससे पता चल सके कि शिक्षक जो है वो कैसा अपना जो है प्रक्रिया दे रहा है या क्लास में उसकी रुचि कैसी है और अध्यापक के द्वारा जो है बालक कैसे सीख रहे हैं। समाज के प्रति दायित्व जो है वो अलग है आपका, ये भी बताएंगे कि समाज के प्रति उसका दायित्व है। विद्यालय के प्रति तो दायित्व है ही है, और शिक्षा विभाग के प्रति भी दायित्व जो इसमें शामिल होता है। अगर केवल आपको दायित्व पूछेगा, 1 से 2 नंबर पूछता है, तो आपको हमेशा पॉइंटों को ध्यान रखना है। पॉइंट आप जितने ज़्यादा लिखेंगे उतने ज़्यादा मार्क्स आएंगे, तो पॉइंट जितने ज़्यादा हो सके उतने लिखें। अगर आपसे पॉइंट याद नहीं होते तो कम भी लिख सकते हैं, लेकिन पॉइंट गलत नहीं लिखना है आपको। जब आपका क्वेश्चन बड़ा हो तो आपको उसको डिस्क्राइब करना है, छोटा क्वेश्चन हो तो आपको केवल पॉइंट लिखने हैं। शिक्षक अभिभावक संघ के कार्य बताइए। तो शिक्षक अभिभावक संघ के बहुत सारे कार्य हैं, जिसमें हम 4 कार्यों की यहाँ पे चर्चा कर सकते हैं। जिसमें शिक्षकों का छात्रों के घरों पर संपर्क करना। शिक्षक अभिभावक यानी अभिभावक या घर पे संपर्क करेंगे कौन? शिक्षक, ठीक है। तो ये इनका कार्य हो गया। अभिभावकों का विद्यालय से संपर्क। अब जो है शिक्षक ने तो छात्रों के घरों पे संपर्क कर लिया, अब अभिभावकों का उत्तरदायित्व है कि वो स्कूल में अपने विद्यार्थी का फीडबैक लेने के लिए संपर्क करें। और साथ ही साथ अभिभावकों का सहयोग, जो पेरेंट्स हैं उनका सहयोग होना आवश्यक है। और साथ ही साथ अभिभावक सप्ताह आयोजन, जिसको हम पीटीएम भी बोलते हैं अपने आज के स्तर में, तो अभिभावक का जो है सहयोग भी आवश्यक है। तो ये 4 जो है आप बता सकते हैं शिक्षक अभिभावक संघ के कार्य जो है ये होते हैं। अगला प्रश्न बनता है, शाला की कार्य प्रणाली को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं? तो शाला यानी कि विद्यालय की कार्य प्रणाली को प्रभावित करने का क्या होता है? जो विद्यालय भवन और कक्षा कैसा है ये आपको प्रभावित करेगा, यानी कि शाला की कार्य प्रणाली को प्रभावित करेगा। साथ ही साथ शिक्षक कितने हैं, कैसे शिक्षक हैं, ये भी जो है उनकी उपलब्धता भी प्रभावित करेगी। शैक्षणिक गुणवत्ता यानी कि वहाँ पे पढ़ाया जाने वाला मटेरियल कैसा परोसा जा रहा है, क्या बच्चों को समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, ये सब चीज़ जो है इसमें देखने को मिलेगा। भौतिक संसाधन यानी कि वहाँ पर जो सुविधाएं हैं बच्चों के लिए वो कुल मात्रा में अच्छी तरह से उपलब्ध है या नहीं। वित्तीय संसाधन यानी कि वहाँ पर जो है आपके आर्थिक संबंधी जो भी फैसले लिए जाएंगे वो कैसे आपका विद्यालय को जो है, देखो विद्यालय में जब वित्तीय संसाधन नहीं रहेगा तो वहाँ पे भौतिक संसाधन उपलब्ध नहीं होगा, शैक्षिक गुणवत्ता भी नहीं आएगी, शिक्षकों की उपलब्धता भी नहीं होगी। तो एक दूसरे से जो है थोड़े से रिलेटेड होते हैं, तो पॉइंटों को आपको अंदर डालते हुए डिस्क्राइब करते समय जो है इन पॉइंटों को यूज कर लेना, ताकि जो है एग्जामिनर को सही लगे। और इसके बाद में उपस्थिति, बच्चों की उपस्थिति जो है ये भी जो है क्या करता है, कार्य प्रणाली को प्रभावित करता है। और जो है ठहराव की समस्या, वहाँ पे बच्चे रुकते हैं या नहीं रुकते हैं। जो शाला है आपका विद्यालय है, वहाँ पे बच्चे पढ़ने के लिए अगली क्लास तक रुकते हैं या फिर अगली क्लास पास होने के बाद में जो है नेक्स्ट क्लास के लिए अपना स्कूल चेंज कर देते हैं, ये भी जो है इसको प्रभावित करती है। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है, इनको डिटेल में आपको अपने हिसाब से समझा देना है जो मैं आपको बता रहा हूँ। सीखना की परिभाषा लिखिए। तो सीखना को परिभाषित
करते हुए वुडवर्थ ने लिखा है, कभी कभी ये 1 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाएगा, नवीन ज्ञान और नवीन प्रतिक्रियाओं को प्राप्त करने की प्रक्रिया सीखने की प्रक्रिया है। तो ये तो वुडवर्थ ने लिखा है, लेकिन ये एमसीक्यू बनेगा या फिर वन वर्ड बनेगा तो आपसे पूछा जाएगा कि ये डेफिनेशन किसने दी है, तो वुडवर्थ की है ये। इसके बाद में शाब्दिक सीखना किसे कहते हैं? शाब्दिक सीखने का अर्थ जो होता है वो होता है जिसमें व्यक्ति जो है क्या करता है, अक्षर अक्षर से बने सार्थक और सार्थक शब्द और वाक्य चिन्ह और अंकों के अर्थों को सीखता है तथा प्रयोजन को समझता है कि उनको कहाँ पर हमें जो है उपयोग करना है। सीखने के सिद्धांत से आप क्या समझते हैं? तो सीखने का सिद्धांत जो है ये कैसा होता है, गणवेशा से होता है। ठीक है, सैद्धांतिक गणवेशा से होता है। जो सीखने का स्वरूप है वो कैसा है, प्राणी क्या सीखता है या फिर क्यों सीखता है और कैसे सीखता है, ये सारी जो बातें हैं इसमें प्रस्तुत की जाती हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिगम स्थानांतरण किसे कहते हैं? तो साधारणतः अधिगम मतलब सीखना। तो साधारणतः अधिगम के एक क्षेत्र में प्राप्त होने वाले विचार, अनुभव, कुशलता का ज्ञान, कार्य करने की आदत का सीखने के दूसरे क्षेत्र में प्रयोग करना ही अधिगम प्रशिक्षण का स्थानांतरण है। यानी कि जो आपने सीखा है उसका उपयोग जो है आप अलग क्षेत्र में करते हैं, किसी अन्य क्षेत्र में करते हैं, तो वही क्या कहलाता है, अधिगम का स्थानांतरण कहलाता है। आप अपने शब्दों का भी प्रयोग कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि आप किताबी कीड़ा बने और किताबी लैंग्वेज को लिखें। स्मृति क्या है? तो स्मृति वह मानसिक प्रक्रिया है जिसमें अतीत में सीखे गए ज्ञान, जो आपने पहले सीखा है और जो आपने अनुभव किया है, जो आपने कौशल प्राप्त किया है, उसको आप आसानी से याद रख सकें, तो उसी को हम स्मृति कहते हैं, मेमोरी कहते हैं। धारणा से क्या तात्पर्य है? तो धारणा से तात्पर्य विषय वस्तु को लंबे समय तक मस्तिष्क में संचित रखना है। ठीक है, जो भी चीज हम सीखते हैं उसको लंबे समय तक अगर रखते हैं तो वही हमारी धारणा कहलाती है। इसके बाद आता है आपका अगला क्वेश्चन। इसमें पूछा गया आपसे, दीर्घकालीन स्मृति किसे कहते हैं? तो दीर्घकालीन स्मृति का मतलब हो गया, दीर्घकालीन मतलब लंबे समय तक जो भी चीज हम सीखते हैं वो लंबे समय तक अगर धारण रखते हैं, यानी कि हमारे मस्तिष्क में रहती है, तो उसी को हम दीर्घकालीन स्मृति कहते हैं। नेक्स्ट जो है, तार्किक स्मृति किसे कहते हैं? तो किसी तथ्य को सोच समझकर और तर्क के आधार पर याद करना, यानी कि किसी चीज का जो हम विश्लेषण करें तो हमारे सामने एक पिक्चर बन जाए, तो इस तरह का जो आधार होता है हमारा सोच समझ के याद करने का, वो आवश्यकताओं होने पर उसे वापिस सुना देता है, तार्किक स्मरण कहलाता है। जैसे कि हम कोई मूवी देखते हैं तो उसकी छवि जो है कई सालों तक हमारे मन से नहीं जाती, तो उसी को बोलते हैं हम तार्किक स्मरण। नेक्स्ट जो है, विस्मृति किसे कहते हैं? तो जो भी हम सीखते हैं, जो भी तथ्य हम सीखते हैं उसको धारण करते हैं और धारण करने के बाद जो है पुनः स्मरण नहीं कर पाते हैं, यानी कि पुनः जो है सीख नहीं, याद नहीं कर पाते हैं, तो उसी असफलता को जो है विस्मृति कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो है, प्रेरणा किसे कहते हैं? प्रेरणा वह आंतरिक बल है जो व्यक्ति को कार्य पूर्ण करने तक उसके समस्त क्रियाकलापों को नियंत्रण और दिशा देता है, तो उसी को हम जो है प्रेरणा कहते हैं। प्रेरणा का शाब्दिक अर्थ कभी कभी पूछता है आपसे। अगला जो प्रश्न है उसकी बात करते हैं। इसमें पूछा गया है, प्रत्यक्षीकरण सीखना किसे कहते हैं? प्रत्यक्षीकरण मतलब है कि आपके सामने जो चीज हो रही है ना, उसी क्रियाओं को अपने मन में जो है उसको क्रियान्वित करते हैं। जैसे कि मैंने आपको अभी एग्जाम्पल दिया था, जैसे कि आप जो है अपनी इंद्रियों से, अपनी उत्तेजना से, अपनी नाड़ियों से, अपने मस्तिष्क से, ठीक है, अपने पूरे केंद्र में समाहित करते हैं कोई भी चीज। जैसे कि मूवी की बात मैं अभी कर रहा था, कोई भी पिक्चर देखते हैं, फिल्म देखते हैं, शॉर्ट्स देखते हैं, रील देखते हैं, तो वो जो है आपको ज्यादातर याद होता है, वो प्रत्यक्ष होता है, आपके सामने होता है, दिखाई देता है कि इसमें ये हो रहा है, इसलिए उससे जो सीखते हैं उसी को हम प्रत्यक्षीकरण सीखना कहते हैं। तो यहाँ पर जो है डेफिनेशन कुछ इस तरह से आप लिख देंगे। अधिगम का क्षैतिज स्थानांतरण क्या है? जब किसी एक ही स्तर अथवा कक्षा में एक विषय से संबंधित सीखा गया ज्ञान अथवा कोई कौशल दूसरे विषय से संबंधित ज्ञान अथवा दूसरे विषय का कुशलता से सीखने में सहायता का होता है, यानी कि जो पहले विषय का सीखा हुआ दूसरे विषय में मदद कर देता है, तो उसी को जो है अधिगम का क्षैतिज स्थानांतरण कहलाता है वो। ठीक है, तो हम जो पहले विषय से कुछ सीख रहे हैं, उससे संबंधित कोई ज्ञान है, उससे संबंधित हमारे अंदर कोई कौशल है, और वही ज्ञान कौशल जो है हमारे को अगले विषय को सीखने में मदद करता है, तो हमारे को क्या होता है, इसी को हम बोलते हैं अधिगम का क्षैतिज स्थानांतरण। जैसे कि एग्जाम्पल कह सकते हैं, कक्षा 10 के गणित का विषय का ज्ञान जो है भौतिक विज्ञान को समझने में सहायता करता है। तो 10वीं कक्षा में जो भी आपके गणित विषय हैं उसके जो बेसिक्स हैं वो हमारे जो फिजिक्स को
जब समझने में हेल्प करता है तो उसी को हम कहते हैं क्षैतिज स्थानांतरण। और ये कभी कभी है सकारात्मक भी हो सकता है और नकारात्मक भी हो सकता है, तो दोनों प्रकार के ये होते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है उसकी बात करते हैं। इसमें पूछा गया है प्रतिविज्ञान का स्मृति में क्या स्थान है। तो प्रतिविज्ञान वह योग्यता है जिसके द्वारा पूर्व अनुभव अथवा सीखे हुए तथ्यों को अन्य तथ्यों के साथ जोड़कर या उनसे अलग करके उसे स्पष्ट रूप में समझा जाता है। ध्यान रखिएगा, प्रतिविज्ञान क्या है, या तो हम जो भी चीज़ सीखते हैं पूर्व में सीखे हुए हैं या जो अभी हम सीख रहे हैं उन तथ्यों को जोड़ करके या उनको अलग रूप से करके जब स्पष्ट रूप से हमें उसको समझ लेते हैं तो हमारे को जो है वो क्या कहलाता है हमारे लिए प्रतिविज्ञान। इसके अलावा जो है आप उदाहरण भी समझ सकते हैं, उदाहरण भी हमने आपको दे दिया है। पूर्ण विधि एवं आंशिक विधि को बताना है। क्वेश्चन बनता है अलग अलग से, कभी कभी दोनों एक साथ पूछ लिया जाता है, 2 नंबर का क्वेश्चन होगा तो दोनों पूछेगा। तो पूर्ण विधि भी पूछेगा आपसे, ठीक है, और आंशिक विधि भी पूछेगा। अगर आपसे केवल पूर्ण विधि पूछता है तो पूर्ण विधि के बारे में ही बताना है, आंशिक विधि नहीं लिखना है। अगर आपसे आंशिक विधि और पूर्ण विधि दोनों पूछता है तो दोनों के बारे में लिखना है। इसके अलावा विस्मरण में दमन का सिद्धांत क्या है। तो विस्मरण में जो दमन का सिद्धांत है इसमें जो फ्रायड ने बोला है, मनुष्य को अपने जीवन में जो दुखद अनुभव होते हैं उन्हें वह भुलाने का प्रयत्न करता है, क्योंकि जब भी वह स्मरण में आते हैं यानी कि जब भी वो याद आते हैं जो अनुभव दुखद हैं तो उनके लिए जो है वो चिंता उत्पन्न कर देते हैं, किसी के लिए भी कर देते हैं। यदि चिंता उत्पन्न करने वाले मनोवेगों को पूरी तरह से रोक लिया जाए, जो हमारी चिंता उत्पन्न करते हैं उन स्मृति को अगर हम पूरी तरह रोक लें और उनको चेतन में ना आने दें यानी कि हमारे स्मरण में ना आने दे, तो इसे ही जो है दमन कहते हैं और इसे ही विस्मरण के दमन का सिद्धांत कहा जाता है। तो ध्यान रखना है, विस्मरण के दमन का सिद्धांत किसने दिया था, फ्रायड के अनुसार है, ये ध्यान रखना है आपको। विस्मृति के दूर करने के क्या क्या उपचार हो सकते हैं ये आपको बताना है। तो देखिए, विस्मृति को दूर करने के उपायों में पहला जो है सीखने वाले का शारीरिक स्वास्थ्य कैसा हो, ये जो है ये एक इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, शारीरिक स्वास्थ्य जो हो वो अच्छा हो। तो सीखने वाले का शरीर जो है स्वस्थ हो, अच्छा हो, तो जो है ये उपचार काम करेगा विस्मृति को दूर करने में। सीखने वाले का मानसिक रोगों से मुक्त होना आवश्यक है, तो ये भी हेल्प करेगा आपको विस्मृति को दूर करने में। सीखने वाले का मानसिक आघात और मानसिक द्वंद्वों से मुक्त हो, यानी कि उसको चोट ना लगी हो, साथ ही साथ उसके मन में बार बार कोई बुरे और अच्छे ख्याल ना आते हों, और सीखे जाने वाली सामग्री की उपयोगिता स्पष्ट हो कि जो चीज़ हम सीख रहे हैं उसका उपयोग हमें कहाँ करना है। तो ये सारे ऑप्शंस जो है क्या करते हैं, विस्मृति को दूर करते हैं, उपचारों में शामिल है। अगला जो प्रश्न है इसमें पूछा गया है सृजनशील सीखने से क्या तात्पर्य है। तो सृजनशील सीखने का तात्पर्य क्या होता है, उस गुण योग्यता अथवा शक्ति से होता है, यानी कि सृजनशील सीखने का तात्पर्य उस गुण योग्यता और शक्ति से होता है जिसके द्वारा वह कुछ नया सृजन कर सके, यानी कि नया सीख सके। नव सृजन सृजनकर्ता की अनुपम देन होती है। नव सृजन यानी कि नया सीखना जो है सृजनकर्ता की एक अनुपम यानी कि अनोखी देन होती है। इसके अंतर्गत वह जो है नए नए विचार प्रस्तुत करता है, नई नई वस्तुओं का निर्माण करता है और नए नए तत्वों की खोज भी करता है। अगला जो है हमारा एमसीक्यू जो पूछा जाता है, कुछ एमसीक्यू जो इंपॉर्टेंट है उनकी हम बात करेंगे यहाँ पर। तो जो पहला एमसीक्यू की बात करें तो इसमें पूछा गया आपसे, एक सामान्य व्यक्ति अपने द्वारा कहे गए और किए गए कार्यों की जानकारी कितना याद रख सकता है। तो अगर वो खुद करता है, अपने द्वारा कहता है या करता है, तो वो 90% तक जो है उसको याद रख सकता है। हम संप्रेषण प्रक्रिया क्यों करते हैं, तो जो है हम सभी संप्रेषण यानी कि वाद विवाद यानी कि बात क्यों करते हैं, तो भाई विचारों का निर्माण करने के लिए, शिक्षक की बात विद्यार्थी तक पहुंचाने के लिए, परिवेश के अंतरक्रिया के लिए, सारे के सारे सही हैं। तो उपरोक्त जो है डी आपका सही हो जाएगा। इसके बाद आइए देखिए, अनुकूल अधिगम परिवेश कब होगा। तो यहाँ पर जो है कब होगा, विद्यार्थी की भागीदारी से भी होगा, प्रेरक वातावरण जहां विद्यार्थी सीखना चाहते हैं उससे भी होगा, और तर्क संगत समीचीन नियम से भी होगा। तो ये सारे के सारे बिल्कुल सही हैं, तो इसमें भी उपरोक्त सभी आपका ऑप्शन सही है। आपके एमसीक्यू में उपरोक्त सभी के ऑप्शंस ज्यादा आते हैं या फिर निम्न में से कोई नहीं, ये भी ऑप्शन ज्यादा आते हैं। तो थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, बहुत सारे ऑप्शंस जो हैं आपको कंफ्यूज करने के लिए दिए जाते हैं। एक अच्छे कक्षा प्रबंध में क्या नहीं होना चाहिए, तो
अगर कोई अच्छा कक्षा प्रबंध वाला होगा व्यक्ति तो बार बार में कक्षा में परिवर्तन नहीं करेगा। तो यहाँ पर जो है हमारा डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। एक अच्छी गतिविधि की विशेषता क्या है? तो अनुभव और चिंतन के अवसर जो है प्रदान करता है, अगर गतिविधि सही है तो, और विद्यार्थी की सहभागिता और सक्रियता उसमें शामिल होती है, यानी कि ए और बी दोनों ही सही हो जाएंगे। इसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें पूछा गया अध्यापन का उद्देश्य है। अध्यापन का उद्देश्य जो है अभिवृत्तियों की विकास में होता है या उसको विकसित करने में होता है। तो हमारा जो है आंसर सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है किसी शाला का प्रबंध क्या नहीं करता। जो भी विद्यालय का कोई प्रबंध है वो क्या नहीं करता, इसमें आपको बताना है। तो भाई किसी भी शाला का प्रबंध जो है वो सारे के सारे काम स्वयं नहीं कर सकता है, ये बिल्कुल सही बात है। तो सभी कार्यों को स्वयं करने की जिम्मेदारी वो नहीं लेता है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। अगला जो प्रश्न है इसमें पूछा गया है बहुस्तरीय शिक्षण की योजना बनाते समय शिक्षक को क्या क्या ध्यान में रखना आवश्यक है। तो शिक्षक को जो है समय का पाबंद होना आवश्यक है, पाठ्य वस्तु का प्रबंध करना आवश्यक है, शिक्षण विद्या का प्रबंध करना भी आवश्यक है, यानी कि उपरोक्त सभी का चयन करना आवश्यक है। विद्यालय की सुधार प्रक्रिया में कौन से सांस्कृतिक पददंड उपयुक्त नहीं है। तो कौन से सांस्कृतिक पददंड उपयुक्त नहीं है? देखिए विद्यालय की सुधार प्रक्रिया की बात कर रहा है, तो इसमें जो है सुधार प्रक्रिया में जो सांस्कृतिक पददंड उपयुक्त नहीं होता है वो होता है सहभागियों में तुलना, यानी कि जो भी वहां पे भाग ले रहे हैं, जो भी कंपिटिटर्स हैं, उनमें तुलना करना जो है ये सांस्कृतिक पददंड के उपयुक्त नहीं माना जाता। अगला जो प्रश्न है उसकी बात करते हैं। शिक्षा सॉरी शिक्षा ही है, शिक्षा की प्रशासनिक क्रियाओं में सम्मिलित किया जाता है। यहाँ पे थोड़ा सा मिसप्रिंट है तो ध्यान रखना, यहाँ पे शिक्षा है, शिक्षा की प्रशासनिक क्रियाओं में सम्मिलित किया जाता है। तो किसको हम करते हैं प्रशासनिक क्रियाओं में सम्मिलित? तो नियोजन और संगठन को भी करते हैं, निर्देशन और समन्वय और नियंत्रण को भी करते हैं, कोऑर्डिनेशन को भी करते हैं, हम प्लानिंग को भी करते हैं, निर्णय को जो है हमारा जो है डिसीजन को उसको भी करते हैं, रिपोर्टिंग को भी करते हैं, मूल्यांकन को भी करते हैं, असेसमेंट को भी करते हैं। तो ये सारे सही हैं, तो उपरोक्त सभी जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है उसकी बात करते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 ने कॉमन कोर में किन राष्ट्रीय मूल्यों को स्थान दिया था? तो देखिए कॉमन कोर में जो राष्ट्रीय मूल्यों को स्थान दिया गया था सन 1986 में, वो राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत, तो इसमें लोकतंत्र भी शामिल था, धर्मनिरपेक्षता भी, और पर्यावरण संरक्षण ये भी शामिल करा गया था। उपरोक्त सभी जो है इसके राइट आंसर हो जाएंगे। विद्यालय शिक्षा के क्षेत्र में भारत सरकार से कौन से संगठन संबंध है? तो यहाँ पर जो है केंद्रीय विद्यालय संगठन, नवोदय विद्यालय नई दिल्ली भी है, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई भी है, और एनसीईआरटी भी है। तो यहाँ पे और मुक्त विद्यालय भी यानी कि ओपन स्कूलिंग भी है। तो उपरोक्त सभी जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं। राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा संस्थान NIAE की स्थापना कब हुई थी? तो सन 1991 में इसकी स्थापना की गई थी। प्रधानाध्यापक का प्रशासनिक दायित्व क्या है? तो प्रशासनिक दायित्व की बात करिए, बहुत ध्यान से समझेंगे आप इन क्वेश्चंस को तो आपको समझ में आ जाएगा। प्रबंध समिति के अच्छे संबंध कायम करना जो है सबसे जो है प्रशासनिक दायित्वों में माना जाता है पहला। तो यहाँ पे ए ऑप्शन ही करेक्ट होगा। छात्रों से अच्छे संबंध स्थापित करना प्रधानाध्यापक का काम नहीं है, छात्रों से फीडबैक लेना प्रधानाध्यापक का काम है। शिक्षकों से सहानुभूति का व्यवहार करना ये भी प्रधानाध्यापक का काम नहीं है, शिक्षकों को सही तरीके से समझाना और उनका मार्गदर्शन करना ये प्रधानाध्यापक का काम है, उनको सहानुभूति दिखाना प्रधानाध्यापक का काम नहीं है। कक्षा का शिक्षण करना भी प्रधानाध्यापक का काम नहीं है। इसके बाद है शिक्षक की जवाबदेही पर किसने बल दिया था? तो शिक्षक की जवाबदेही पर सन 1986 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने जो है बल दिया था कि भाई शिक्षक क्या करते हैं, कैसे करते हैं और उनका रिजल्ट क्या रहता है। तो ये सभी की अगर जवाब मांगे जाए तो इसको बोला था राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने 1986 में कि भी सभी शिक्षक की भी जवाबदेही होनी चाहिए कि वो अपनी क्लास में क्या करवाता है। तो ये सारी चीजें इसमें सम्मिलित होती हैं। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न, इसमें पूछा गया टैगोर के अनुसार शिक्षा की परिभाषा लिखिए। तो टैगोर ने अपनी शिक्षा की परिभाषा क्या दी थी? बहुत ही सिंपल सी परिभाषा दी थी। सर्वोच्च शिक्षा वह है जो ना हमें केवल सूचना प्रदान करती है परंतु या पिंतु या वरन हमारे जीवन का बाह्य परिस्थितियों में सामंजस्य बनाती है, यानी कि हम बाहरी जीवन से लड़ने को तैयार करती है हमें। तो उसे ही जो है टैगोर ने शिक्षा की परिभाषा दी है। क्रियात्मक अनुसंधान का अर्थ क्या होता है ये आपको बताना है। तो क्रियात्मक अनुसंधान का क्या अर्थ होगा आप यहाँ से देख सकते हैं, आराम से समझ सकते हैं। इसमें ऐसा डेफिनेशन नहीं है, कोई भी ऐसा डेफिनेशन होगा जिसको आपको समझाना होगा तो मैं अपने आप उसको आपको समझा दूंगा, उसके लिए आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है।
परिकल्पना क्या है? तो परिकल्पना का अर्थ क्या है? तो परि प्लस कल्पना, ठीक है, दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। यानी कि परि का मतलब होता है अपने चारों ओर और कल्पना का अर्थ होता है हम चिंतन करना। तो हम जब चारों ओर का चिंतन करते हैं तो इस प्रकार के कल्पना को जो है हम परिकल्पना कहते हैं। ये विचार जो है समस्त और संभावित और विशेष तरह का परिणाम देता है। इसके बाद में प्रभावशालीता का क्या अर्थ है? प्रभावशीलता का क्या अर्थ है ये आप बता सकते हैं। प्रबंध, संगठन और प्रशासन समन्वय का जो रूप है वो प्रभावशीलता कहलाता है। प्रबंध, संगठन और प्रशासन समन्वय का रूप जो है प्रभावशीलता कहलाता है। मानक का अर्थ क्या होता है? तो मानक को हम मापदंड भी बोलते हैं। आकलन का हमेशा पूछा जाता है, आकलन का क्या अर्थ है? तो किसी कार्य की सटीक जानकारी देना जो है आकलन कहलाता है। संप्रेषण द्वारा तथ्यों को बनाया जाता है। कैसा बनाया जाता है? संप्रेषण से हम जो है उसको सामान्य बनाते हैं। संप्रेषण का मतलब होता है कम्युनिकेशन, और जब हम कम्युनिकेट करते हैं तो कोई भी चीज़ जो है आसानी से समझ में आ जाती है। इसके बाद में संप्रेषण के प्रकार जो होते हैं वो आपके दो होते हैं, ठीक है, एक तो मौखिक और दूसरा लिखित, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं। संप्रेषण की भौतिक बाधा जो है वो क्या होती है? देखो, अगर आपकी मौखिक है तो उसमें शोर जो है वो परेशान करता है, दूरी जो है ये भी परेशान करती है। अगर लिखित होता है तो उसमें अदृश्यता, अगर वो दिखाई नहीं दे रहा है तो आपको परेशान करती है। तो ये तीन बाधाएं जो है संप्रेषण की है, कम्युनिकेशन की है। मौखिक संप्रेषण जो है वो कैसे होते हैं? दो प्रकार के होते हैं, ठीक है, नाम आपको पता होने चाहिए। अशाब्दिक संप्रेषण जो है वो क्या उनसे होते हैं? वो ध्वनि, दृष्टि और स्पर्श, ये अशाब्दिक है, इसमें बोलने की आवश्यकता नहीं है। ध्वनि जो है ये अशाब्दिक होता है, ठीक है, और साथ ही साथ जो है आपका दृष्टि और स्पर्श ये सारे के सारे अशाब्दिक में आते हैं। अध्यापक शिक्षा परिषद जो है इसके अंदर कितने होते हैं सदस्य? तो 14 सदस्य होते हैं। फिर इसके बाद आता है खाली स्थानों की पूर्ति करिए। तो रिक्त स्थानों की पूर्ति में जो है आपका आ जाएगा खाली स्थान द्वारा तथ्यों को सामान्य बनाया जाता है। तो अभी हमने बात करी थी संप्रेषण द्वारा तथ्यों को सामान्य बनाया जाता है। तो यहाँ पे संप्रेषण द्वारा तथ्यों को खाली स्थान बनाया जाता है तो आपका सामान्य आ जाएगा। और विद्यालय का हृदय किसको कहते हैं? तो पुस्तकालय को, जो है आपका लाइब्रेरी को जो है विद्यालय का हार्ट भी कहा जाता है। शाला की प्रभावशीलता का अर्थ क्या है? तो यानी कि विद्यालय का प्रभाव, ठीक है। शाला का प्रभावशीलता का मतलब क्या है? शाला मतलब विद्यालय, तो विद्यालय का प्रभाव जो है इसका अर्थ होता है। आराम से आप लिख सकते हैं, एक एक वर्ड के बहुत ही छोटे छोटे और अच्छे आंसर्स हैं, इनको आप विशेष तरीके से लिख सकते हैं। इसके बाद जो अगला प्रश्न है उसकी बात करते हैं। इसमें पूछा गया है किसी व्यवस्था का समावेशन का अर्थ लिखिए। तो समावेशन का मतलब क्या होता है? किसी व्यवस्था का अंग होना या समाविष्ट होना। समावेशन मतलब समाहित होना होता है, ठीक है। अगर आप सिंपली वर्ड में लिखना चाहते हैं तो ये, बाकी आप अपने दूसरे लैंग्वेज भी यूज कर सकते हैं। पुस्तकालय विद्यालय का हृदय है, यह कथन किसने कहा था? ये भी इंपॉर्टेंट है। तो किल पैट्रिक का ये कथन है, ये आपको ध्यान रखना है। अखिल भारतीय प्राथमिक शिक्षा परिषद की स्थापना कब की गई थी? तो सन 1957 में की गई थी। निर्देशन क्या है? तो निर्देशन जो है वो क्या होता है? व्यक्तिक सहायता होती है। निर्देशन यानी कि हम जो है गाइड कर रहे हैं किसी को। इसके बाद जो है नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया आपसे, व्यक्तित्व मापने की सबसे अच्छी विधि कौन सी है? तो सबसे अच्छी विधि की बात कर रहा है, तो व्यक्तित्व को नापने के लिए सबसे अच्छी विधि जो है प्रक्षेपण विधि है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें देखिए, खाली स्थान में वर्ष भर के कार्यक्रम की रूपरेखा होती है। तो शाला कैलेंडर में जो है वर्ष भर के कार्यक्रम जो भी होते हैं उसकी रूपरेखा होती है। नवोदय विद्यालय का संचालन कौन करता है? तो स्थानीय सरकार जो है वो इसका संचालन करती है, केंद्र सरकार के ऊपर ये डिपेंड नहीं होता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, एक शिक्षण प्रतिमान खाली स्थान पर निर्भर करता है। तो शिक्षण के सिद्धांतों पर जो है ये निर्भर करता है। अगला जो प्रश्न है, विद्यालय की प्रभावशीलता की विशेषताएं लिखिए। तो विद्यालय की प्रभावशीलता की विशेषताएं आपसे दो विशेषताएं पूछ सकता है, 3 विशेषताएं पूछ सकता है, और आपसे 4 विशेषताएं भी पूछ सकता है, या केवल विशेषताएं पूछ सकता है। जब विशेषताएं पूछे और ये नंबर 3 या 4 पे जाए तो आपको सारे लिख देने हैं, डिस्क्राइब भी कर देना है इसमें। देखो, विद्यालय की प्रभावशीलता की विशेषताएं क्या है कि विद्यालय जो है इसकी प्रभावशीलता में क्या होता है, इसका व्यापक क्षेत्र होता है, इसमें सर्वोत्तम प्रबंध होता है, सर्वोत्तम संगठन भी होता है, सर्वगीण विकास की ओर जो है ये अग्रसर होता है, सार्थक परिणाम देने की इसकी प्रयास रहती है, और वैज्ञानिक दृष्टिकोण को ये अपनाता है जिसमें प्रैक्टिकल्स की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। अगला जो प्रश्न है इसमें, समावेशी शिक्षा में विविध मूल्यांकन विधियों का वर्णन कीजिए। समावेशी शिक्षा में कौन कौन सी विधियां जो है मूल्यांकन के लिए हम प्रयोग करते हैं? तो इसमें सबसे पहला हम प्रयोग करते हैं मौखिक परीक्षण। उसके बाद जो दूसरा हम विधि प्रयोग करते हैं मूल्यांकन के लिए वो प्रश्न उत्तर विधि हमारा जो होता है। तीसरा जो हम समावेशी शिक्षा में
जो विविध मूल्यांकन विधि यूज करते हैं उसमें कहानी कहना, ठीक है। उसके बाद है बोल करके पढ़ाना, फिर है वर्णन करना, अवलोकन करना और लिखित परीक्षण करना जो हम की एग्जाम के द्वारा लेते हैं। तो समावेशी शिक्षा के मूल्यांकन की ये सारी विधियां हैं, इसको ढंग से याद करना है आपको। शाला की प्रभावशीलता का आकलन जो है कैसे करेंगे हम, तो शाला की प्रशासनिक व्यवस्था के द्वारा, शाला की वित्तीय व्यवस्था के द्वारा, भौतिक संसाधन कैसे हैं शाला में, विद्यालय में, और शाला की दैनिक व्यवस्था कैसी है, प्रतिदिन जो है शाला यानी कि विद्यालय कैसे चल रहा है उसकी व्यवस्था कैसी है, शैक्षिक व्यवस्था, और शाला में जो आपका छात्रावास है तो वो भी डिपेंड करता है, ठीक है। आजकल तो हर शाला में छात्रावास आपको देखने को मिलेंगे जो भी बड़े शाला हैं। इसके बाद जो बड़े क्वेश्चंस बनते हैं जिसमें आपका होता है नेतृत्व क्या है, लीडरशिप क्या है, ये आपसे पूछा गया है। तो इसको आप डिफाइन कर सकते हैं, आप अपने शब्दों को भी पिरो सकते हैं, बाकी मैंने आपको उत्तर सटीक तरीके से दिया है। इसको याद कीजिए, बहुत ही बेहतरीन तरीका है ये आंसर लिखने का, और इतना ही आंसर लिखना है आपको। ये ज़्यादा से ज़्यादा आपको 1 नंबर से 2 नंबर में पूछेगा, 2 नंबर का पूछेगा तो पूरा लिखना है, 1 नंबर का पूछेगा तो आप 1 से 2 लाइन लिखने हैं। नेतृत्व की अवधारणा क्या है, कभी कभी क्वेश्चन को घुमा देता है, नेतृत्व क्या है कभी कभी पूछता है, इसकी अवधारणा क्या है, तो अवधारणा जो है वो भी आप बता सकते हैं। अवधारणा जो है थोड़ी सी आपको डिटेल में बतानी होगी क्योंकि वो अवधारणा जो है हमेशा 2 नंबर में पूछा जाता है। इसके बाद आपका नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं, जहां जहां आपको समझाने का औचित्य होगा मैं समझाता हुआ चलूंगा। हाँ, नेतृत्व की विशेषताएं जो है ये बड़े क्वेश्चनों में सम्मिलित होता है, जो कि 3 नंबर से ऊपर पूछा जाता है, या 2 नंबर में पूछा जाएगा तो 2 नंबर में पूछा जाएगा तो कम से कम 3-4 विशेषताएं बता देनी। विशेषताओं की कमी नहीं है, 16 विशेषताएं हैं, बहुत छोटे छोटे विशेषताएं हैं। अगर ये विशेषताएं 4 नंबर में आती है तो आपको अगर इनको डिस्क्राइब करनी नहीं आती हैं तो आप सारे के सारे पॉइंटों को लिखें, सीधे सीधे पॉइंट लिख देंगे तो इनसे जो है आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे, कोई भी अंक नहीं कटेंगे आपके। नेक्स्ट जो पॉइंट है आपका इसमें दिया गया है, विद्यालय शिक्षा में गुणवत्ता लाने के लिए प्रधानाचार्य में किन गुणों का विकास करना चाहिए, प्रधानाचार्य के अंदर जो है कौन कौन से गुण जो है विकसित होने चाहिए जब विद्यालय के अंदर गुणवत्ता लाना हो, विद्यालय को जो है एक गुड कल्चर बनाना हो। तो इसमें कुछ विशेषताएं हैं जो परिपूर्ण रूप से जो है प्रधानाचार्य के अंदर होना चाहिए। इसमें से आप चाहें तो 1-2 कम कर सकते हैं, बाकी ये सारे के सारे मुख्य पॉइंट मैंने लिखे हैं, तो इन मुख्य पॉइंटों को याद रखना है आपको। समाज के संपूर्ण व्यक्तित्व विकास का उत्तरदायित्व किस पर होता है, तो वो सारा का सारा समाज के संपूर्ण व्यक्तित्व का दायित्व जो है हम विद्यालय के ऊपर भी डालते हैं, लेकिन विद्यालय जो है केवल जाने आने से नहीं होता है, तो उसमें आता है हमारा शिक्षक, तो इसीलिए हम कहेंगे आंसर हमारा शिक्षक होगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया किस कारण छात्र शिक्षक का अनुकरण करने के लिए प्रेरित होते हैं, तो पूर्ण बलन के द्वारा, बार बार जो है उनको बलपूर्वक यानी कि अपने मनोवैज्ञानिक बलपूर्वक जो है उनको प्रेरित किया जाता है, तो पूर्ण बलन जो है इसमें काम आता है। पूर्ण बलन छात्रों को कब प्रभावित करता है, तो शिक्षक की भूमिका प्रभावी होने पर जो है ये कार्य करता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, एक शिक्षक का विश्वसनीय होना क्यों आवश्यक है, तो विश्वसनीय होना इसलिए आवश्यक है ताकि विश्वास कर सके छात्र जो है शिक्षक के ऊपर, ठीक है। और विश्वास करने का मतलब क्या है कि उनका बेहतर संवाद हो सके, वो आपस में बातचीत करके अपनी समस्याओं को सुलझा सके। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, परामर्शदाता के प्रमुख गुण क्या हो सकते हैं, जो भी परामर्श देता है आपको, जो भी कोई आपको वचन देता है, प्रवचन देता है, तो उसके अंदर जो गुण होने चाहिए वो कैसा होना चाहिए, तो सबसे पहले तो गुण ऐसा होना चाहिए कि वो मैत्रीपूर्ण व्यवहार रखे ताकि बच्चे उसकी बात को समझे। विश्वसनीय व्यक्तित्व है, यानी कि वो समझ सकते हैं कि ये व्यक्ति जो बोल रहा है वो सही बोल रहा होगा, भले ही वो झूठ बोल रहा हो, तो ये एक बात और आती है। अनुशासित व्यक्तित्व होना चाहिए उसका, यानी कि वो जो है आपको ऐरा गैरा नत्थु खैरा के साथ में मिलेगा नहीं और कोई औचित्य वाली अनौचित्य वाली बात नहीं करेगा। और नैतिक रूप से वो जागरूक होता है, यानी कि सभी का आदर सम्मान करता है, नैतिकता उसके अंदर कूट कूट के भरी रहती है। बौद्धिक कुशाग्रता होती है, यानी कि बौद्धिक रूप से वो संपन्न होता है, किसी भी क्वेश्चन के आंसर्स को देने के लिए तैयार होता है, जो क्वेश्चन नहीं आता है तो उसका आंसर जो है आपको अगले दिन का देने का प्रयास करता है, उसको टालता नहीं है। भावनाओं में जो है एक रूपता होती है, जो भी उसके अंदर भावनाएं हैं वो सबके लिए जो है सम्मान दिखाई देंगी। तो इस तरह से आप जो है समान परामर्शदाता के प्रमुख गुण बता सकते हैं, ये बड़े क्वेश्चनों में शामिल किया जाता है। एक शिक्षक होने के नाते असामाजिक लोगों के साथ आपका व्यवहार कैसा होना चाहिए, तो समाज सुधारक के रूप में होना चाहिए। जो असामाजिक रूप के व्यवहार है उनसे लड़ने तो जाओगे नहीं, तो उनसे आप क्या करोगे, एक समाज सुधारक के रूप में जो है बातें करोगे, और ये चीज़ जो है आपके अंदर होना चाहिए। एक शिक्षक में नेतृत्व की शक्ति का होना क्यों आवश्यक है, तो देखो नेतृत्व नहीं होगा, लीडरशिप नहीं होगी तो क्या होगा, आपकी कोई भी बात नहीं मानेगा। तो आपकी अधिगम प्रक्रियाएं जो हैं या विमर्श है या जो शिक्षण अधिगम की प्रक्रियाएं जो लेते हैं, अनुशासन हम देते हैं, उन सभी भावनाओं को समझाने के लिए और बालकों को केंद्रित करने के लिए जो है आपके अंदर जो है नेतृत्व की शक्ति होना आवश्यक है। तो वही चीज़ हमने जो है एक वर्ड में यहाँ पे
लाइन में, एक वर्ड में, एक लाइन में समझाया आपको। इसके बाद जो है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बनता है, एक शिक्षक के लिए सबसे मूल्यवान वस्तु क्या है? तो सबसे मूल्यवान एक वस्तु है जो कि छात्रों का विश्वास। एक शिक्षक के ऊपर छात्र किस तरह से किस रूप में विश्वास करते हैं, ये सबसे मूल्यवान वस्तु मानी जाती है। अगला जो प्रश्न है इसमें पूछा गया, शिक्षक की कौन सी क्षमता छात्रों में अनुशासन को बनाए रखने के लिए आवश्यक होती है? तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कक्षा के प्रबंध की क्षमता, कि वो क्लास को कैसे मेंटेन करता है शिक्षक। यदि आप कक्षा में पढ़ा रहे हैं और किसी छात्र ने आपकी गलती पकड़ ली, इस स्थिति में आप क्या करेंगे? तो आपको जो है अपनी गलती को स्वीकार भी करना है अगर गलती है तो, और उसमें सुधार भी आपको करना है। तो ये चीज आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है। शिक्षक के किस गुण को छात्र जो है सर्वाधिक पसंद करते हैं? तो समानता के गुण को सबसे ज्यादा पसंद किया जाता है। ऐसा नहीं है कि आप केवल जो है अच्छे जो विद्यार्थी हैं उन्हीं से प्रश्न पूछें, जो बौद्धिक रूप से कमजोर है उनसे भी प्रश्न पूछें। तो ये जो है एक समानता का व्यवहार होता है। साथ ही साथ आप सबसे ज्यादा जो बातें करते हैं वो केवल चुनिंदा व्यक्तियों से या चुनिंदा विद्यार्थियों से ना करें, बैक बेंचर्स हैं उनसे भी करें, कभी उनको आगे बैठाएं, कभी बीच वालों को पीछे करें। तो इस तरह से जो समानता का गुण जो होता है ये शिक्षक के अंदर सर्वाधिक पसंद किया जाता है। किसके द्वारा? छात्रों के द्वारा। छात्रों के लिखित कार्य को कब जांचना चाहिए? तो लिखित कार्य तो भैया जब पूरा होगा तभी जांचेंगे, तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा लिखित कार्य पूरा होने के बाद में। अनुशासनहीनता का प्रमुख कारण क्या है? तो शिक्षकों में जिम्मेदारी अगर नहीं होगी तो अनुशासन भी नहीं होगा। छात्रावास में छात्रों की स्वास्थ्य सुरक्षा होगी, कैसे होगी? तो योग से होगी, डॉक्टरी प्रशिक्षण से होगी, स्वास्थ्य प्रशिक्षण से होगी। ठीक है, तो यहाँ पर जो है आपका ये आंसर हो जाएगा। संस्कृति में शामिल होते हैं, तो शाला के विचार जो है संस्कृति के अंदर शामिल किए जाते हैं, यानी कि विद्यालय के विचार। स्थानीय संस्थाएं कितने स्तरों पर कार्य करती हैं? तो स्थानीय संस्थाएं जो हैं ये 7 स्तरों पर कार्य करती हैं। इसके बाद जो है राज्य स्तर पर शिक्षा विभाग का सबसे बड़ा अधिकारी जो है शिक्षा सचिव को माना जाता है। विद्यालय शिक्षा के क्षेत्र में भारत सरकार का संगठन जो है वो कौन सा है? विद्यालय शिक्षा के क्षेत्र में सीबीएसई नई दिल्ली में स्थित है। इसके बाद जो है खालिस्तानों की थोड़ी सी बात करते हैं। तो खालिस्तान के आदान प्रदान की प्रक्रिया समाज में संभव है। तो क्या है? शिक्षा के आदान प्रदान की प्रक्रिया जो है समाज में क्या है? संभव है। शिक्षा और खालिस्तान का घनिष्ठ संबंध है, तो शिक्षा और समाज का जो है घनिष्ठ संबंध है। शिक्षा का सामान्य कार्य जो है खालिस्तान करना है, तो क्या करना है? व्यक्तित्व का विकास करना है। इसके बाद में आर्य समाज के संस्थापक खालिस्तान थे, तो वो दयानंद सरस्वती थे। ठीक है, स्वामी दयानंद सरस्वती, या दयानंद भी लिख सकते हैं, स्वामी दयानंद भी लिख सकते हैं। रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब हुई थी? ये आपसे पूछ लेगा डायरेक्ट भी, ऑप्शन में दे सकता है आपको एमसीक्यू बना के, और रिक्त स्थान में बोलेगा तो आपको लिखना है 1897 में, या अगर आपको डेट रहती है याद तो 1 मई 1897 में। इसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है उसकी बात करते हैं। यहाँ पर जो है प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च शिक्षा। अच्छा, इसमें देखिए क्या है कि आपसे पूछ लेता है कि जो शिक्षा के अपने स्तर हैं वो कौन कौन से हो सकते हैं। तो अपने प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च शिक्षा के स्तर हैं, जिसमें आपका जो है पहला हम बता सकते हैं, जिसमें पृथक विद्यालय होते हैं, मुफ्त पुस्तकें और गणवेश इत्यादि जो दी जाती हैं। साथ ही माध्यमिक विद्यालय में जो है महिला अध्यापिका और छात्रावास का जो है प्रबंध होता है। साथ ही साथ उच्च शिक्षा में जो है छात्रवृत्ति मिलती है, यातायात के साधन में भी छूट मिलती है, और गृह विज्ञान को सिखाया जाता है। ये सारी चीज़ें इसमें आती हैं। इसके बाद आते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। शिक्षा के प्रकार बताने हैं, तो शिक्षा के 3 प्रकार हैं, जिसमें औपचारिक, अनौपचारिक और निरौपचारिक होता है। ठीक है, औपचारिक, अनौपचारिक और निरौपचारिक। इसके बाद में बालिका शिक्षा में कौन सी समस्याएं हैं? तो इसके प्रश्नों के उत्तर हम आगे देख लेंगे। शिक्षा एवं शाला विकास से संबंधित मुद्दे लिखिए, तो कौन कौन से मुद्दे हो सकते हैं शिक्षा और शाला विकास से? तो शिक्षा और शाला विकास जो है उसका मुद्दा, एक संबंधित मुद्दा हो सकता है वित्त, यानी कि पैसा। ठीक है, और शाला भवन यानी कि विद्यालय का भवन कैसा है, ये। विद्यालय में संसाधनों की कमी, ये भी एक मुद्दा हो सकता है। कंप्यूटर शिक्षा, ऑब्वियस सी बात है, जानती हो हर स्कूल में कंप्यूटर जो है शिक्षकों तक के लिए या प्रधानाध्यापक के लिए भी उपलब्ध नहीं होते, तो बच्चों के लिए कहाँ से हो गए। वहां पर अनुशासन अगर नहीं होगा तो ये भी एक समस्या करता है। ठीक है, सारे के सारे ये मुद्दे हैं। और वहां पर अगर योग्य शिक्षक नहीं है तो शाला और शिक्षा जो है उसका विकास तो होगा ही नहीं। तो इससे संबंधित मुद्दे ये सारे के सारे हैं, इनको अच्छे तरीके से आपको याद करने हैं। शिक्षक शब्द किस शब्द से उत्पन्न हुआ है? ध्यान रखना है, शिक्षणोत्तर से हुआ है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये।
कम्युनिटी का क्या अर्थ है? तो कम्युनिटी मतलब होता है एक समुदाय का साथ रहना, तो एक साथ रहना जो है आप इसको लिख सकते हैं। अच्छा, इसमें सोकला शब्द है, तो सोकला शब्द जो है इसको बोलते हैं रूसी भाषा का, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका, यहाँ पे देखिए SCOLA है और यहाँ पे SCOLE है। ध्यान रखना है, यहाँ पर ए का अंतर है और यहाँ पर ई का अंतर है। अगर ए का अंतर है तो रूसी भाषा में आएगा और ई का अंतर है तो स्वीडन भाषा का ये शब्द है, ये याद रखना है। यहाँ पे क्वेश्चन कंफ्यूज करता है, बच्चे जो है इसमें सबसे ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। NOS क्या है? तो डिग्री पूर्व स्तर तक माध्यम जो है इसको NOS बोलते हैं। अब यहाँ पर जो है नेक्स्ट क्वेश्चन पूछेगा, ICSC बोर्ड की विशेषता क्या है? तो परीक्षा संचालन का ये कार्य करता है ICSC बोर्ड। प्रधानाध्यापक का कार्य जो है नियोजन है, शिक्षण कार्य करना है, अनुशासन की स्थापना करना है, ये सारे कार्य हैं। अगर आपके छोटे प्रश्न बनेंगे एक नंबर के ना, तो आपको छोटा ही लिखना है, ज्यादा डिटेल में मत जाना, ये ध्यान रखना, आपका समय बहुत कीमती है। शिक्षक का प्राथमिक रोल जो है वो क्या होता है? नेतृत्वकर्ता के रूप में होता है। पक्षपात रहित व्यवहार जो है ये भी उसका प्राथमिक रोल है। शिक्षक का प्रकार्य क्या है? तो इसमें प्राथमिक प्रकार्य है, अनौपचारिक है और व्यावसायिक है। इसमें व्यावसायिक गुण भी पूछा जाता है, इसको ध्यान रखना है, उसको मैं आपको पहले वीडियो में बता चुका हूँ। राज्य शिक्षा संस्थान का कार्यालय जो है जबलपुर में है, ये आपको ध्यान रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है ये, कि कहाँ है। भारतीय लोकतंत्र में शिक्षा के उद्देश्य क्या हैं? तो भैया भारतीय लोकतंत्र में शिक्षा के उद्देश्य अगर एक शब्द यानी कि एक नंबर में पूछेगा तो आप तो 2-3 पॉइंट लिख देना। अगर ज़्यादा पूछता है तो इससे पहले वाले वीडियो में मैंने डिस्क्राइब किया हुआ है, यहाँ पे छोटे छोटे आंसर्स लिख सकते हैं। अगर एक नंबर का क्वेश्चन होगा, व्यक्ति संबंधी होगा, समाज संबंधी और राष्ट्र संबंधी, ठीक है, ये एक नंबर का प्रश्न आएगा तभी लिखना है आपको। राज्य शिक्षा केंद्र के उद्देश्य जो है वो क्या होता है? तो राज्य शिक्षा केंद्र के उद्देश्यों में योजना निर्माण है, बजट निर्माण भी है, शैक्षिक प्रबंध करना भी है, साथ ही साथ वित्तीय प्रबंध भी शामिल होता है। एक प्रबंधक की छवि कैसी होनी चाहिए? तो मेल जोल और भागीदारी की होनी चाहिए। विद्यालय प्रशासन का तत्व जो है नियोजन है। ये क्वेश्चन दोबारा रिपीट हो रहे हैं, चलो अच्छी तरह से इनको याद कर लेना। राष्ट्र का निर्माता बता चुका हूँ। शैक्षिक प्रशासन का मुख्य कार्य क्या है? पुस्तकालय से छात्रों को क्या होता है? प्रधानाचार्य किसके समीप होना चाहिए? सारे प्रश्न मैं आपको बता चुका हूँ, इन प्रश्नों को हम रिपीट नहीं करेंगे। आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। इसमें पूछा गया है, विद्यालय संगठन शैक्षिक सिद्धांत की प्रशासनिक अभिव्यक्ति है। ये कथन या ये परिभाषा किसकी है? तो एल्ब्रल की है, ठीक है, तो यहाँ पे घ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है, कहाँ पर निजी स्कूलों को कभी कभी स्कूलों के बजाय संस्थानों के रूप में संदर्भित किया जाता है? तो जापान में जो है स्कूलों को जो है संस्थान भी बताते हैं। यहाँ पर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके बिना विद्यालय में दिशा का अभाव होता है? तो यहाँ पर सीधा सीधा हम कह देंगे, अगर दिशा का अभाव है इसका मतलब है दृष्टि के बिना जो है दिशा का अभाव है। दिशा का मतलब क्या है? हम कोई भी आइडिया आंख बंद करके आप दिशा का अनुभव नहीं कर सकते, आपको एक बार घुमा के छोड़ दिया जाए तो इसका मतलब हमारे दृष्टि का जो है यहाँ पर अभाव होगा। एक संगठन के उद्देश्य को कौन संदर्भित करता है? तो हमारा दृष्टिकोण जो है, या सॉरी, एक संगठन के उद्देश्यों को कौन संदर्भित करता है? तो इसमें हमारे सारे ऑप्शन है, इसमें दृष्टिकोण है, प्रयास है और मिशन है और प्रधान है। तो हमारा जो है संगठन के उद्देश्य यानी कि हमारा मिशन जो है उसी को संदर्भित करता है। उद्देश्य और मिशन जो है आपके जो है सिमिलर वर्ड्स हैं। इसके बाद जो उद्देश्य कैसी गतिविधि के अंतिम परिणाम है? तो नियोजित गतिविधि के अंतिम परिणाम होते हैं। उद्देश्य क्या होता है? जैसे कि हमको मंजिल पाना है तो हमने नियोजन कैसे किया है, प्लानिंग कैसे की है, तभी जाकर हमारा उद्देश्य पूर्ण होगा। तो नियोजित गतिविधि का अंतिम परिणाम जो है क्या होता है? उद्देश्य होता है। नेक्स्ट जो है, विद्यालय संगठन के महत्वपूर्ण पहलू कौन से हैं? तो देखो, विद्यालय संगठन का सबसे महत्वपूर्ण पहलू अगर इस तरह का ऑप्शन आएगा तो उसमें छात्र ही होगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया, वास्तविक व्यवहार की वास्तविकताओं का सामना करते हुए मूल्य को बनाए रखने में किसकी भूमिका निभानी होती है? तो इसमें मूल्य को निभाने के लिए जो व्यवहारिक व्यवहार होगा, तो यहाँ पर जब आप ऑप्शंस देखोगे तो इसमें आपको समझ में आ जाएगा कि एक रेफरी की भूमिका इसमें निभानी होती है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया, अनुशासन, सम्मान, आज्ञाकारिता आज्ञाकारिता, समय की पाबंदी और दृढ़ संकल्प जैसे मूल्यों को पढ़ाने के लिए कौन जिम्मेदार है? तो वो सारे के सारे जिम्मेदारी किसकी होती है? विद्यालय की होती है। माता पिता नहीं करेंगे, मित्र नहीं करेंगे, पड़ोसी नहीं करेंगे, ऑब्वियस सी बात है, ऑप्शंस देख के ही आप समझ जाओगे। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्यालय का महत्व स्पष्ट करना है। तो देखिए, संज्ञात्मक विकास करता है, उच्च शिक्षा की तैयारी करवाता है, रोजगार की तैयारी करता है, सामाजिक गुणों का विकास करता है और सामाजिक परिवर्तन लाते हुए आपको तैयार करता है। तो ये सारी चीजें जो है महत्व के रूप में आप लिख सकते हैं। विस्तृत जानकारी आगे की हम क्वेश्चंस में देखेंगे। बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं इसमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है।
विद्यालय के उद्देश्य जो हैं वो कौन कौन से हो सकते हैं, तो विद्यालय के बहुत सारे उद्देश्य हैं। मैंने यहाँ पे आपको 8 उद्देश्य दिए हैं। आपकी मर्जी है कि आप इसमें से 4 उद्देश्य याद करें या 8 करें। मैं तो हमेशा कहूँगा कि आप जितने ज़्यादा याद करेंगे उतना बेहतरीन होगा आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। विद्यालय प्रबंध समिति द्वारा किए जाने वाले प्रमुख कार्य कौन कौन से हैं, तो विद्यालय प्रबंध समिति द्वारा बहुत सारे कार्य किए जाते हैं। यहाँ पे पहला कार्य, दूसरा कार्य, तीसरा कार्य, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां। आप इसमें से 5-6 कार्य भी लिखते हैं तो आपका क्वेश्चन चाहे 5 नंबर का भी हो तो आपका पूरे मार्क्स मिलेंगे। आपको घबराने की जरूरत नहीं है। हम डिटेल सोल्यूशन इसलिए देते हैं ताकि आपसे जो याद हो पाए उसी को याद करें। अगला जो प्रश्न है, निम्न को समझाना है। इसमें जो है संघ सूची क्या होती है, राज्य सूची क्या होती है, समवर्ती सूची क्या होती है, क्वेश्चन जरूर बनता है। तीनों के आंसर्स मैंने दिए हैं अलग अलग, राज्य सूची, संघ सूची और समवर्ती सूची। तीनों को अच्छे से याद करना है आपको बढ़िया तरीके से। नेक्स्ट जो है, केंद्र सरकार के शिक्षा संबंधी क्षेत्र अधिकार यानी दायित्व बताने हैं। केंद्र सरकार के जो है शिक्षा संबंधी कौन से क्षेत्र अधिकार या दायित्व हैं ये आपको बताने हैं। इसमें काफी दायित्व हैं। इन दायित्वों को जो है आप आसानी से बता सकते हैं, याद भी कर सकते हैं। सारे पॉइंट्स मैंने लिखे हुए हैं, ये केंद्र सरकार के दायित्व या क्षेत्र अधिकार में आते हैं। बाकी आप इनमें से कुछ भी पॉइंटों को कम कर सकते हैं जो आपसे याद नहीं होता है। मैं कह रहा हूं हमेशा ध्यान रखिएगा, पॉइंट मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा दूंगा, बेहतरीन पॉइंट दूंगा। पॉइंटों को बस आपको याद करने की कल्पना करनी है कि मेरे से ये पॉइंट याद हो जाएंगे। उनको आपको अपने पाठ्य पुस्तक में जरूर लिखना है। जो भी आप रफ कॉपी या फेयर कॉपी लेके बैठते हैं उनमें इन क्वेश्चनों को जब तक आप अभ्यास नहीं करेंगे आपका रिजल्ट जो है निम्न होगा। जैसे ही आप अभ्यास करेंगे, जैसे ये क्वेश्चन आपने देखा, इस क्वेश्चन को आप पहले पढ़िए कि इसके आंसर्स क्या होंगे। आंसर्स आपने देख लिया कि आपके आंसर समझ में आ चुका है कि ये सारे आंसर्स है। आपको ये समझ में आया कि मेरे को जो है ये 5वां पॉइंट याद नहीं होगा, या फिर मेरे को ये तीसरा पॉइंट याद नहीं होगा, या फिर मेरे को ये दूसरा पॉइंट याद नहीं होगा। तो मैं क्या करूंगा, ये 2 पॉइंट और 5वें पॉइंट को छोड़ दूंगा। बाकी मैं पहला पॉइंट, तीसरा पॉइंट, चौथा पॉइंट, छठा पॉइंट और 7वां पॉइंट, जो आसान पॉइंट लगते हैं इनको अपने कॉपी में उतार लूंगा। तो ये होता है एक आपका संयोजन कि आपको अपने एग्जाम में कैसा परफॉर्मेंस देना है। अगर आप बेहतरीन परफॉर्मेंस देना चाहते हैं तो इन सभी चीज़ों को ध्यान रखिएगा जो मैं आपको बता रहा हूं। जब भी आंसर्स आपको याद करने हो तो सबसे पहले क्वेश्चन को लिखिए। क्वेश्चन के बाद में इनके आंसर्स में जो आपको सही लगता है, जो आप याद कर सकते हैं, उन्हीं पॉइंटों को लिखें। ऐसा नहीं है कि आप 7 पॉइंट दिए हैं मैंने 7 को याद करें। 7 में से आप 5 याद कीजिए, 5 नहीं तो 4 याद कीजिए, कोई इशू नहीं है। नंबर नहीं कटेंगे, लेकिन नंबर जब नहीं कटेंगे जब आप लिख के आओगे। आप लिखोगे नहीं तो नंबर कहां से मिलेंगे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, राज्य सरकार मुख्यतः किन दायित्वों का निर्वहन करती है। राज्य सरकार के जो दायित्व हैं वो पूछे गए हैं। तो राज्य सरकार के भी 7 दायित्व मैंने यहाँ पे लिखे हैं। अगर आप इन 7 में से 5 याद कर सकते हैं तो 5 याद करिए, 6 याद कर सकते हैं तो 6 याद करिए। जितना मैक्सिमम याद करेंगे उतना बेहतरीन आपके लिए होगा। समुदाय के शैक्षणिक कार्यों का वर्णन करना है। समुदाय के शैक्षणिक कार्य कौन कौन से हो सकते हैं, तो इसमें हमने 6 कार्य बताए हैं। शिक्षा के उद्देश्यों का निर्धारण, पाठ्यक्रम का निर्माण, प्रौढ़ शिक्षा की व्यवस्था, शिक्षा पर नियंत्रण, व्यवहारिक और स्वावलंबी शिक्षा की व्यवस्था, और शिक्षा के औपचारिक साधनों की व्यवस्था। तो आप इसमें से फिर भी आपको कोई याद नहीं होता तो उसको छोड़ दीजिए, बाकी आपको याद करना है। समझ में आ रहा है आपको, जो चीज बता रहा हूं इनको ढंग से समझिएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है, मानव संसाधन विकास मंत्रालय के उद्देश्य आपको बताने हैं। उद्देश्य बहुत सारे हैं। कौन से उद्देश्य आप याद कर सकते हैं, कौन से उद्देश्य आपको आसान लगते हैं, उन्हीं उद्देश्यों को याद करना है। ये मैंने आपको दिए हैं वह उद्देश्य। आप 4 उद्देश्य भी लिखते हैं तो भी काफी है। अगला जो प्रश्न है इसमें बात करते हैं, एनसीईआरटी के प्रमुख कार्य कौन कौन से हैं। कई बार मैंने ये क्वेश्चन करा हुआ है। प्रीवियस ईयर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखेंगे उनमें बार बार ये क्वेश्चन मिलेगा आपको। और अभी अभी आपका जो 903 और 902 जो मैंने करवाया है उनमें भी एनसीईआरटी के कार्य को मैंने समझाया हुआ है। फिर भी मैंने यहाँ पे दे दिया है। इसमें 8 कार्य मैंने दिए हैं और आपको जो है हर विषय के हिसाब से आपको जो है कार्य समझाता हुआ चलूंगा। तो इन 8 कार्यों को समझा सकते हैं, चाहे तो आप 2-4 कार्य को कम भी कर सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड है। डीआईईटी के कितने प्रभाग हैं ये आपको बताना है। तो इसके बहुत सारे प्रभाग हैं। ये प्रभाग जो है आपको याद होने चाहिए पूरे के पूरे, इसमें आपको छोड़ना नहीं है, ये आपको पूरे के पूरे याद होने चाहिए। नेक्स्ट जो है, विद्यालय अभिलेख के प्रकार बताने हैं। तो विद्यालय अभिलेख में सामान्य अभिलेख होता है, प्रशासनिक अभिलेख होता है और वित्तीय अभिलेख होता है। इसके भी विवरण है, मैंने दे रखा है कि इसमें कौन कौन सी चीजें आती हैं। कार्यालय अभिलेख भी होता है और अन्य अभिलेख भी होते हैं। तो इन सभी अभिलेखों को अच्छे तरीके से याद करना, क्योंकि इनमें से आप छोड़ नहीं सकते हो। कोई एक आधा छोड़ना चाहो छोड़ सकते हो, लेकिन सभी जो अभिलेख हैं याद होने चाहिए। और इन अभिलेखों के जो छोटे छोटे पॉइंट है ना, इनको भी आपको याद करना होगा। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। लेकिन एक बात और
कि प्रश्न अगर आपका छोटे मार्क्स का है तो आपको ज़्यादा लिखने की आवश्यकता नहीं है, 2 अभिलेख भी लिख सकते हो, केवल अभिलेखों के नाम लिख सकते हो, इनके जो सब पॉइंट्स हैं इनको छोड़ सकते हो। तो आपको ये ध्यान रखना है कि प्रश्न कितने नंबर का पूछा जा रहा है। प्रश्न जब बड़ा होगा 5 नंबर का, 4 नंबर का, तो ये पूरा विस्तार करना है। प्रश्न यदि 2-3 नंबर का पूछा जा रहा है तो उसमें आपको 2 नंबर का या 3 नंबर का पूछा जा रहा है तो आप इसमें से 2 पॉइंट, इसमें से 2 पॉइंट, इसमें से 2 पॉइंट, इसमें से 2 पॉइंट, इस तरह से लिख करके ये पांचों पॉइंट समझा सकते हैं। विद्यालय पुस्तकालय के उद्देश्य क्या होते हैं? बहुत सारे उद्देश्य हैं इसमें। इसमें 8 उद्देश्य मैंने यहाँ पे आपको समझा रखे हैं। 8 में से आप 5 लिखिए, 4 लिखिए, जो भी आपके ऊपर डिपेंड है। आपके ऊपर सारा का सारा चीज डिपेंड है। जहां जरूरत होगी मैं समझाता हुआ चलूंगा। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन क्या है? हमेशा सतत और व्यापक मूल्यांकन के बारे में पूछा जाता है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आपको अच्छे तरीके से याद करना है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस में आता है ये। केंद्रीय विद्यालय संगठन के उद्देश्य क्या है? ये पूछता है आपसे। नवोदय विद्यालय क्या है? इसके ऊपर टिप्पणी पूछता है। ठीक है, साथ ही साथ जो है आपसे एक और चीज पूछता है, केंद्रीय विद्यालय क्या है, या केंद्रीय विद्यालय पे टिप्पणी लिखिए। तो ये सारी चीजें आपको बताना है। नवोदय विद्यालय के उद्देश्य क्या है? भाई बार बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो ये सारे क्वेश्चंस को अच्छे तरीके से याद करना है। इसकी विशेषताएं क्या है? नवोदय विद्यालय की विशेषताएं क्या है, ये पूछा जाता है, तो विशेषताएं भी आप बता सकते हैं। सारे पॉइंटों को मैंने डिस्क्राइब किया हुआ है, कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं। जितना मैं लिख रहा हूं उतना लिख दोगे तो ये तो पूरा से भी बहुत ज्यादा हो जाएगा। इसीलिए मैं बोल रहा हूं कम से कम, और जितना आपसे संयम से याद होता है उतना याद करें। सैनिक स्कूल क्या है? इसके ऊपर भी क्वेश्चन बनता है। सैनिक स्कूल की कोई विशेषता पूछ ले तो ये भी आपका क्वेश्चन बनता है। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन हैं ये, इनको याद करना है आपको। सारी विशेषताएं लिखने की आवश्यकता नहीं है, सारे पॉइंट लिखने की आवश्यकता नहीं है। जितने पॉइंट्स आपसे याद होते हैं उन्हीं को याद करना है। कॉमन स्कूल सिस्टम की क्या विशेषताएं हो सकती हैं आपको बतानी है, तो कॉमन स्कूल सिस्टम की सारी विशेषताएं मैंने यहाँ पे दी हुई हैं। इनमें से आपको जो विशेषताएं उपयुक्त लगती हैं उनको याद करिए। विद्यालयों में बच्चों के श्रेणी विभाजन के वर्तमान आधार क्या हो सकते हैं? वर्तमान आधार जो है आपके 4 ही हैं, इन चारों को याद करना है। ध्यान रखना, इसमें से छोड़ना नहीं है। ये सारे आधार जो है आपको याद करना है, ये पूरा आधार जो है आपको याद करना है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, विद्यालयों में बच्चों के श्रेणी विभाजन के वैकल्पिक आधार की बात कर रहा है। देखिए, श्रेणी विभाजन के वर्तमान आधार, यहाँ पे वैकल्पिक आधार पूछ रहा है, तो यहाँ पे मानसिक योग्यता आ जाता है, एक संवेग परिपक्वता आ जाता है, रुचि रुझान आ जाता है, सामाजिक कार्य है, कौशल विकास है। ये सारे पॉइंट्स आते हैं। इसमें से आप 4 पॉइंट, 3 पॉइंट जो भी आपको अच्छा लगता है उसको समझा सकते हैं। अगला जो प्रश्न है उसकी बात करते हैं। पर्वों यानी त्योहारों के आयोजन से विद्यार्थी, विद्यालय और शिक्षकों को क्या होता है? तो को क्या होता है ये हम बता सकते हैं। इसमें सब कुछ होता है। सब कुछ का मतलब सभी का विकास ही होता है, तो ये विकास के बारे में सारी चीज़ें हम इसमें बता सकते हैं। इन पॉइंटों के माध्यम से जो है आप आसानी से समझा सकते हैं। चाहे वो पूछे विद्यार्थियों के बारे में, चाहे वो बोले विद्यार्थियों के बारे में, चाहे बोले शिक्षक के बारे में। पर्वों त्योहार के आयोजन से विद्यार्थियों को क्या होता है, या विद्यार्थियों को क्या फायदा है, या विद्यार्थियों को क्या लाभ है, या विद्यालयों को क्या लाभ है, या शिक्षकों को क्या लाभ है, इन्हीं पॉइंटों का आंसर आपको देना है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। बहुत सारे पॉइंट्स मैंने यहाँ पे लिखे हैं। गुरु नानक के जीवन से क्या शिक्षाएं प्राप्त होती हैं? बहुत सारी शिक्षाएं हैं, जिसमें 5 शिक्षाएं मैंने यहाँ पे लिखी है। इन 5 शिक्षाओं को आप याद कर सकते हैं। अगला जो प्रश्न है उसकी बात करते हैं। प्रार्थना सभा, प्रार्थना के उद्देश्य, प्रार्थना कार्यक्रम में शिक्षक की भूमिका ये बताना है। प्रार्थना सभा क्या होती है, प्रार्थना के उद्देश्य क्या है, ठीक है, और साथ ही साथ इसमें जो है शिक्षक की भूमिका क्या होती है ये आपको बताना है। तो ये मैंने सारा लिख दिया है। विद्यालय में समय सारणी के उद्देश्य लिखिए। तो जो टाइम टेबल होता है ना विद्यालय में, उसकी उद्देश्य क्या होते हैं वो आपको बताना है। तो बहुत सारे उद्देश्य हैं, उद्देश्य आपके ऊपर भी डिपेंड है। आप अपने मन से भी बना सकते हैं, लेकिन आपको एक बार आइडिया होना चाहिए कि ये पॉइंट आते हैं उसमें, फिर आप आसानी से याद किए बिना भी लिख सकते हो। विद्यालय में गणवेश की आवश्यकता यानी कि ड्रेस की आवश्यकता क्यों होती है, तो आप जो है आप बता सकते हो कि विद्यालय में जो है गणवेश की आवश्यकता क्यों होती है। संस्था प्रमुख द्वारा विद्यालय का उद्देश्य क्या होना चाहिए? जो संस्था का प्रमुख है यानी कि प्रधानाचार्य है, वो विद्यालय के क्या उद्देश्य निर्धारित करेगा। तो ये सारे उद्देश्य जो है संस्था प्रमुख के द्वारा निर्धारित होने चाहिए, या उसके उद्देश्य होने चाहिए। बाकी इसमें से कम ज्यादा आप कर सकते हो, 4 लिखो, 6 लिखो, 8 लिखो, 10 लिखो, आपके ऊपर डिपेंड है। फिर से संस्था प्रमुख के जो चुनौतियां होती हैं, इसके ऊपर भी कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो संस्था प्रमुख की कौन कौन सी चुनौतियां हो सकती हैं, तो कुछ चुनौतियों के बारे में मैंने यहाँ पे डिस्क्राइब किया हुआ है। और आपका 5 नंबर का है, 4 नंबर का है, बस इतने पॉइंट, जितने पॉइंट मैं समझा रहा हूँ इतने पॉइंट लिख दोगे तो पूरे नंबर मिलेंगे आपको। एक्स्ट्रा लिखने की, एक्स्ट्रा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। संस्था प्रमुख की विशेषताओं को संक्षेप में लिखना है कि उसका जो विशेषताएं हैं वो किस प्रकार की हो सकती हैं। ठीक है, तो ये विशेषताएं हैं, बहुत सारी विशेषताएं मैंने दी हैं। आप 8 लिखिए, 10 लिखिए, आपके ऊपर डिपेंड है। इसके बाद में नेतृत्वकर्ता की प्रभावी भूमिका के लिए संस्था प्रमुख और शिक्षक अपने आप को किस प्रकार तैयार करें। तो वो किस प्रकार तैयार करेंगे ये इंपॉर्टेंट है, किस प्रकार तैयार कर पाएंगे। तो यहाँ पर जो है ये ऑप्शंस हैं, इन ऑप्शंस को हमें लिखना है, इस प्रकार वो तैयार कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारे ऑप्शंस हैं, इसमें से आप जो भी 8-10 पॉइंट जो आपको अच्छा लगता है उसको लिख सकते हैं। शाला के विकास में
संस्था प्रमुख की भूमिका क्या होती है, यानी कि विद्यालय के विकास में जो संस्था का प्रमुख होता है उसकी क्या क्या भूमिका हो सकती है। तो उसकी प्लानिंग हो सकती है, सुनिश्चित नियोजन कर सकता है, वित्तीय कार्यकुशलता, एफिशिएंसी ऑफ एजुकेशन फाइनेंस, ठीक है, विकास कार्यों में निरंतरता, ठीक है, साथ ही साथ संस्थागत प्रशासन और विद्यालय भवन की साज सज्जा, ये सारी सारी मुख्य भूमिकाओं में आती हैं, तो आपको ध्यान रखना है। इसके बाद आता है विद्यालय संगठन के सिद्धांत कौन कौन से हैं, तो इसमें बाल केंद्रित सिद्धांत है, सामुदायिक केंद्रित सिद्धांत है, लोकतांत्रिक सिद्धांत है, और उपलब्ध संसाधनों के अनुकूलतम उपयोग, यानी कि मिनिमम जो है यूटिलाइजेशन जो है वो हमें ऑप्टिमम जो है यूटिलाइजेशन इसमें आ जाएगा, लचीलेपन का सिद्धांत भी है। सर्व शिक्षा अभियान क्या है, इसके ऊपर क्वेश्चन बनता है, सर्व शिक्षा अभियान जो है क्या होता है, इसके बारे में हमको टिप्पणी लिखनी हो या उसके उद्देश्य लिखने हो या उसकी आवश्यकता क्या लिखनी हो, तो इसमें आप सारे पॉइंट इन्हीं को लिख सकते हैं। ये किसी तरह का क्वेश्चन आए सर्व शिक्षा अभियान तो आप लिख सकते हैं। इससे पहले वाले जो आपका पेपर मैंने करवाया था उसमें आपको देखने को मिलेगा कि मैंने ये जो आंसर्स जो है ये वाला दिया है सर्व शिक्षा अभियान का। सर्व शिक्षा अभियान के लक्ष्य क्या होते हैं, ठीक है, अगर आपको लक्ष्य इस तरह से याद रहते हैं तो ठीक है, नहीं तो आप ये भी लिख सकते हो, लेकिन देखो थोड़े से नंबर कट जाते हैं जो आप अलग लिखते हो। तो सर्व शिक्षा अभियान क्या है ये यहाँ पे समझ चुके हो, इसके लक्ष्य जो है यहाँ पे समझ चुके हो, और साथ ही साथ जो इसके उद्देश्य पूछे जाए तो आप यहाँ समझ सकते हो। शालेय प्रबंध क्या होता है, यानी विद्यालय प्रबंध क्या होता है, इसके बारे में कभी कभी पूछा जाता है तो यह बता सकते हैं। विद्यालय प्रबंध का अर्थ क्या होता है उसके बारे में आप समझा सकते हैं, इसी चीज़ को यहाँ पे भी लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है, ठीक है, आपस में चेंज कर सकते हैं। इसके बाद में विद्यालय प्रबंध की आवश्यकता किस लिए होती है ये वर्णन करना होता है, तो आप आसानी से ये कर सकते हैं। इसके बाद प्रधानाचार्य की प्रशासनिक भूमिका के ऊपर या दायित्व के ऊपर जो है एक छोटा सा लेख आ जाता है, तो आप जो है इन पॉइंटों को दे देंगे कि जो भी प्रशासनिक व्यवस्था या उसके दायित्व हैं या फिर भूमिका है वो ये तरह के होते हैं। प्रार्थना सभा के उद्देश्य मैं पहले ही बता चुका हूँ, लेकिन मैं फिर भी मैंने आपको दो तरह के आंसर्स दे दिए ताकि आपको जो भी याद कर पाओ वो बेहतरीन होगा। शालेय संस्कृति के निर्माण में जो है वार्षिक उत्सव की क्या भूमिका होती है भैया, विद्यालय की जो संस्कृति होती है उसको अगर निर्माण करना हो, बेहतरीन निर्माण करना हो, तो उसमें जो है उत्सव की, जो हमारे उत्सव होते हैं, हमारे 30 त्योहार होते हैं, उसकी क्या भूमिका होती है, तो उसके बारे में थोड़ा सा आपको लिखना होता है। और राज्य शिक्षा मंत्रालय के क्या कार्य हो सकते हैं ये आपसे पूछा जाता है कभी कभी जब पेपर को टफ करना हो। और समावेशी शिक्षा के प्रमुख विशेषताएं क्या है ये तो आप जानते ही हैं, समावेशी शिक्षा के बारे में तो हर बार हर आपका 901 हो, 902 हो, 903 हो, 904 हो, 905 हो, हर में पूछा जाएगा। तो आपको समावेशी शिक्षा के उद्देश्यों के बारे में यानी कि विदेश विशेषताओं और उद्देश्यों के बारे में पता होना चाहिए। सभी के आंसर्स मैं पहले भी दे चुका हूँ, यहाँ पे भी मैं दे रहा हूँ। टीम की आवश्यकता क्यों होती है, तो टीम की आवश्यकता क्यों होती है, तो इसमें 5-6 पॉइंटों को हम बता सकते हैं कि भाई टीम की आवश्यकता इसलिए होती है। शिक्षा में असमानता के निवारण के उपाय, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शिक्षा में असमानता को हम कैसे हटाएंगे, कैसे निवारित करेंगे, कैसे खत्म करेंगे, तो ये सारे आंसर्स आप देख सकते हैं। ये बेहतरीन आपके सारे क्वेश्चंस दिए मैंने विद आंसर्स, सारे के सारे आंसर्स और सारे के सारे मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको दे दिए हैं। तो आशा करता हूँ इस वीडियो के माध्यम से आपने कुछ बेहतरीन सीखा होगा। प्लेलिस्ट आपके सामने आ रही है, इसको जरूर चेक करें, इसमें सारे के सारे आपके सॉल्यूशंस अवेलेबल हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर विद आंसर्स अवेलेबल हैं। और जो भी आप क्वेश्चन पेपर भेजना चाहते हैं हमारे व्हाट्सएप पर भेजिएगा जब आपके एग्जाम हो जाएंगे, तो उसके उत्तर पाने के लिए, ताकि आप ये पता कर पाएँ कि आपने जो स्कोर किया है वो कितना किया है। तो जैसे ही आप अपना क्वेश्चन पेपर पीडीएफ बना के, साफ साफ पीडीएफ आपका होना चाहिए, ताकि जो है हम जब उत्तर बनाए तो हमें भी तकलीफ ना हो। तो आपका पीडीएफ जो है कैमरे के हिसाब से बढ़िया साफ साफ फोटो खींच के उसको पीडीएफ बनाएं। ऑनलाइन बहुत सारे ऐप्स हैं जो पीडीएफ बना देते हैं, तो आप जो है प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं पीडीएफ बनाने वाली ऐप्स को, और जो है फोटो खींचकर हर पन्ने का फर्स्ट पेज से लास्ट पेज तक के सारे पेजेस का फोटो खींच के उसके पीडीएफ को बना करके हमारे व्हाट्सएप पर भेज सकते हैं, और उसके सॉल्यूशंस जो हैं आपके लिए अपलोड कर दिए जाएंगे, ताकि आप अपने परिणाम का जो है पहले से ही अंदाज़ा लगा पाएँ कि आपने जो सही किया है या गलत किया है, या आपका परिणाम कैसा आने वाला है, ये सब आपको आइडिया हो जाएगा। तो आशा करता हूँ इस वीडियो के माध्यम से कुछ बेहतरीन सीखा होगा। अगले वीडियो के लिए आप जो तैयार रहें और जितने वीडियोस दे रहे हैं इनको रिवाइज करते रहें, लिख करके याद करना, लिख करके समझना ना भूलें। बिना लिखे हुए आप जो है एग्ज़ाम को अच्छे तरीके से पास नहीं कर सकते। अच्छे तरीके से पास करने का तात्पर्य है कि आप अच्छा जो है स्कोर नहीं कर सकते जब तक आप खुद लिखेंगे नहीं। मैंने तो आपको सामने लिख दिया, आप स्क्रीनशॉट लोगे, पढ़ लोगे, लेकिन इससे आपको फ़ायदा नहीं होगा। हमारा तो विश्वास रहता है, हम जानते हैं बच्चों को जब पढ़ाते हैं तो हमारा को पूरा पता होता है, हम भी पढ़े हुए हैं, आप भी पढ़े हुए हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन जो चीज़ें आपको स्क्रीन पे दिखाई देती हैं या आपको जो चीज़ें बुक में दिखाई देती हैं, उनको केवल पढ़ने से वो चीज़ें याद नहीं होती, जब तक हम एक बार खुद क्या ना कर लें, उसको रिटर्न वर्क के रूप में ना लिख लें। तो जैसे ही हम रिटर्न करते हैं ना, उसको रिटर्न करेंगे, तो रिटर्न करने से क्या हो जाएगा, वो हमको अच्छी तरीके से मेमोराइज हो जाएगा। मेमोराइज हो जाएगा इसका मतलब क्या हो जाएगा
कि हमारे को पूरी तरह से याद हो जाएगा, फिर हमारे नंबर जो है वो क्या हो जाएंगे, इंक्रीज हो जाएंगे। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। तो रिटर्न वर्क करना बिल्कुल सीखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। समय से पहले आपको सब कुछ उपलब्ध कराया जा रहा है, तो समय से पहले जब उपलब्ध हो रही है तो क्यों ना हम अच्छा स्थान प्राप्त करें। यही आपसे अनुरोध है कि आप बार बार रिटर्न वर्क करें, बार बार वीडियो में कोई चीज़ आपको समझ में नहीं आई, क्या समझाया गया था, तो उसको देखें, आराम से रिवाइज करें। समय से पहले हर चीज़ को जब आपको दे दिया जाता है तो उसका संपूर्ण फायदा उठाएं। आशा करता हूं इस वीडियो के माध्यम से आपने कुछ ना कुछ बेहतरीन सीखा होगा।